हे एवरीवन, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द प्लेलिस्ट नीव। क्या हाल चाल आप सबके। देखो, आज हम अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और आज हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी टर्म्स नहीं है, बस 3-4 टर्म्स हैं, वो भी छोटी छोटी सी टर्म्स जिनको हम ईजीली समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं। और उन टर्म्स को कंप्लीट करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है स्पॉट द अकाउंटिंग टर्म। बेसिकली उसमें हम सिंपल यही करने वाले हैं कि हमने जो भी अकाउंटिंग टर्म्स इस चैप्टर में पढ़ी हैं उसमें से कुछ कुछ टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है हमें एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, ठीक है। और फाइनली इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम क्विकली डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने लास्ट वीडियो में रिबेट तक टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास रिसीवेबल्स, बैड डेट्स, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एंड पेबल्स, यही टर्म्स हैं और ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको समझना बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म से, रिसीवेबल्स। देखो, राइट, रिसीवेबल्स। देखो, रिसीवेबल्स क्या है? रिसीवेबल्स वो अमाउंट है जो एक बिजनेस को एक्सटर्नल पार्टीज से मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि बिजनेस ने एक्सटर्नल पार्टीज के साथ कुछ क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया है, मतलब कुछ क्रेडिट में सेल्स करी है, कुछ भी ऐसा बेचा है क्रेडिट में। मतलब आपने या तो गुड्स बेचे हैं, या आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, या आपने अपनी कोई ओल्ड एसेट बेची है जो आपने आज ही बेच दी, लेकिन उसका पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, मतलब वो अमाउंट आपके लिए रिसीवेबल है। रिसीवेबल शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप एसेट की डेफिनेशन में करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट की डेफिनेशन को रेफर करेंगे, उसमें सबसे पहली कंडीशन यही थी कि ये लेस देन 12 मंथ्स के लिए बिजनेस में रहते हैं और विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पैसा आपको 12 महीनों से पहले पहले मिल जाएगा, इसीलिए उसको शॉर्ट टर्म एसेट, करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये पैसा आपको फ्यूचर में 12 महीनों से पहले मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। रिसीवेबल्स आर अमाउंट्स ड्यू टू ए बिजनेस फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, बाहर कुछ एक्सटर्नल लोगों से मिलने वाला है, अराइजिंग फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन से ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट सेल्स है। और वो सेल्स गुड्स की भी हो सकती है, वो सेल्स सर्विसेज की भी हो सकती है, वो सेल किसी मशीन, किसी फर्नीचर की भी हो सकती है, किसी एसेट की भी हो सकती है, राइट। दे रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म एसेट्स that are expected to be converted into cash in future। यही हमने पढ़ा था। अब देखो, ये जो रिसीवेबल्स है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी जनरेट हुए हुए हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं इस वाले चैप्टर में। क्या होती हैं? कोई भी रिसीवेबल अगर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू जनरेट हुए हैं, यानी जिस तरह के गुड्स और सर्विसेज में आपका बिजनेस डील करता है, आपने वो चीज़ क्रेडिट में बेची है और रिसीवेबल्स जनरेट हुए हैं, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएंगे। अगर आपने कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कुछ रिसीवेबल्स जनरेट किए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दोनों ही चीज़ों का। एक स्टेशनरी और जेरोक्स का बिजनेस है, जहाँ पे स्टेशनरी का सामान भी मिलता है, फोटोकॉपीज़ वगैरह, प्रिंट आउट्स वगैरह भी निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर स्टेशनरी का बिजनेस स्टेशनरी का सामान उधारी पे बेच रहा है, मतलब क्रेडिट में सेल कर रहा है, और उसके थ्रू जो रिसीवेबल्स जनरेट हो रहे हैं उनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कह देते हैं। और अगर मान लो उसके पास बहुत सारी जेरोक्स मशीन्स हैं, फोटोकॉपी मशीन्स हैं, उसमें से एक ख़राब हो गई जिसको वो बेच देता है, सेकेंड हैंड मशीनरी को बेच देता है, तो उस मशीन, और वो क्रेडिट में बेचता है, तो वो जो रिसीवेबल्स जनरेट होंगे उनको हम अदर रिसीवेबल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। यही वो डेफिनेशन भी कह रही है। तो रिसीवेबल्स कैन बी ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि हैं रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स
और सर्विसेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि स्टेशनरी के बिजनेस के लिए स्टेशनरी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अदर रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि क्रेडिट सेल्स ऑफ एन ओल्ड मशीन। अगर उस फोटोकॉपी और स्टेशनरी वाले बिजनेस के लिए एक मशीन जो है जेरोक्स की, वो एक अदर देन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको बेचने से जो रिसीवेबल्स जनरेट हो रहे हैं वो अदर रिसीवेबल्स की कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद रिसीवेबल्स जो है ना वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक हो सकता है डेटर्स और एक हो सकता है बिल्स रिसीवेबल्स। देखो इसको हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके ये समझाना चाहता हूं कि दोनों होते क्या हैं, और उसके बाद डेफिनेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्रेडिट सेल बाय बिजनेस ए टू बिजनेस बी, यानी कि बिजनेस ए ने, जो मान लेते हैं हम हैं, बिजनेस ए ने बिजनेस बी को एक क्रेडिट में सेल्स करी है, ठीक है। अब दो केसेस हो सकते हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी में म्यूचुअली एग्री हो गया कि बिजनेस बी जो है वो 30 दिनों के बाद बिजनेस ए को उस चीज़ का पेमेंट कर देगा। हमने बोला भाई ये स्टेशनरी का सामान है, ये तुम लेके जाओ, लेकिन हमें 30 दिनों के बाद पेमेंट कर देना, ठीक है। आफ्टर 30 डेज बिजनेस बी पेज द अमाउंट ड्यू टू बिजनेस ए। 30 दिन के बाद जो भी ड्यू डेट आई उसको बिजनेस बी ने बिजनेस ए को यानी कि हमें पेमेंट कर दिया। तो इस क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, ये जो टाइम पीरियड आया 30 दिनों का, इन 30 दिनों के लिए बिजनेस बी जो है वो बिजनेस ए के लिए डेटर बन जाएगा। सिंपल है, इसमें क्रेडिट सेल हुई, उसने प्रॉमिस किया, उसने ये बोला कि मैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ और उसने ये बोला कि मैं 30 दिनों के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। 30 दिनों के बाद वो आया, उसने हमें पेमेंट किया और उस 30 दिनों के पीरियड के लिए वो हमारा डेटर बन गया। क्लियर। बिल्स रिसीवेबल के केस में क्या होगा, जिस दिन क्रेडिट सेल हुई उसी दिन बिजनेस बी ने बिजनेस ए को एक रिटर्न प्रॉमिस कर दिया कि मैं एक्स अमाउंट एक्स डेट को आपको पे कर दूंगा। ये एक पेपर पे लिख के उसने बिजनेस ए को दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 30 दिनों के बाद जब वो ड्यू डेट आई तब बिजनेस ए जाता है बिजनेस बी के पास, वो रिटर्न प्रॉमिस वाला जो पेपर है वो उसको प्रेजेंट करता है, वो उसको देता है, और वो देने के बाद बिजनेस बी जो है वो बिजनेस ए को कैश दे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, द रिटर्न प्रॉमिस जो है ना उसको हम बिल कहते हैं, इसीलिए वो बिल्स रिसीवेबल, उस बिल के थ्रू हमारे पास पैसा आने वाला है, इसीलिए उसको बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। आई होप ये क्लियर है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि डेटर के केस में सिर्फ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि आपको एक स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट मिल जाएगा। बिल्स रिसीवेबल के केस में एक बिल होता है, एक रिटर्न प्रॉमिस होता है कि मैं इस डेट पे आपको इतना अमाउंट पे कर दूंगा। ये जो रिटर्न प्रॉमिस होता है ना वो लीगल एविडेंस होता है। अगर बिजनेस बी आगे जाके मना करता है पेमेंट करने से, तो बिजनेस ए जो है उस रिटर्न प्रॉमिस को कोर्ट में जाके बिजनेस बी पे केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। डेटर क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं, डेटर्स आर कस्टमर्स, कस्टमर्स को हमने माल बेचा, टू होम गुड्स और सर्विसेज हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल्कुल जी, उधारी पे बेचा है तभी तो आगे जाके हमें पैसा मिलेगा, तभी तो वो रिसीवेबल्स बनेंगे। एंड फ्रॉम होम पेमेंट इज स्टिल ड्यू, यहाँ पे पेमेंट हमारे पास ड्यू था, पेमेंट यहाँ पे भी ड्यू था, बट डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो मेन डिफरेंस ये है कि एक जगह रिटर्न प्रॉमिस है बिल्स रिसीवेबल के केस में, एक जगह बस एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। द अमाउंट ओड बाय सच कस्टमर इज रिकॉर्डेड एज डेटर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल। बिल्स रिसीवेबल्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स आर रिटर्न प्रोमिसेस, यहाँ पे ये सबसे बड़ी कंडीशन है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के बीच में। दैट एंटाइटल्स द बिजनेस टू रिसीव अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। उसमें अमाउंट भी फिक्स लिखा होता है रिटर्न प्रॉमिस में, और कौन सी डेट पे पेमेंट किया जाना है ये भी लिखा होता है। दे प्रोवाइड लीगल एविडेंस ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। ये लीगल एविडेंस है, अगर वो पेमेंट करने से मना करता है तो वो जाके कोर्ट में उसको क्लेम कर सकता है, केस कर सकता है। क्लियर। एग्जाम्पल से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। तो चलो अब इसको अगर हमें समरी में समझना है एक लाइन में,
तो देखते हैं क्या बोलता है ये, रिसीवेबल्स आर अमाउंट दैट अ बिजनेस हैज द राइट टू रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, क्यों, अराइजिंग फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। रिसीवेबल्स मेनली इंक्लूड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। अब जो आगे की 3 डेफिनेशंस है ना वो रिसीवेबल से ही रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये रिसीवेबल्स के साथ ही इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये रिसीवेबल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, बैड डेट। देखो बैड डेट क्या होता है, बैड डेट नाम से ही पता लग रहा होगा, इसमें एक तो बैड वर्ड है यानी कि खराब, बुरे, एक है डेट। डेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटर्स, मतलब अगर आप इसको बैड डेटर्स भी बोलना चाहें तो भी गलत नहीं होगा, बट अकाउंटिंग में उसको बैड डेट कहते हैं। अब बैड डेट होता क्या है, बैड डेट्स आर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, है तो ये डेटर्स ही, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स यानी हमें मिलने वाला है, दैट द बिजनेस इज अनेबल टू रिकवर। डिफरेंस यही है, एक अमाउंट हमें मिलने वाला है लेकिन हम उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, XYZ रीज़न से, वो रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि वो ख़राब हो चुका है, वो डेटर हमारा ख़राब हो चुका है, वो हमें पे नहीं कर रहा है, या वो पेमेंट करना नहीं चाहता है, या वो पेमेंट कर नहीं सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि हमारे पास पैसा जब आना चाहिए था तब पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए उसको बैड डेट कहते हैं। ठीक है, सो बैड डेट्स आर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स दैट अ बिजनेस इज अनेबल टू रिकवर बिकॉज द कस्टमर्स डू नॉट और कैन नॉट पे, या तो वो करना नहीं चाहते या फिर वो कर नहीं सकते। दिस मे हैपन ड्यू टू कस्टमर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। देखो अगर कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, उसके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो वो पैसा देगा कहाँ से? ठीक है, ऐसे कस्टमर को, ऐसे पर्सन या बिजनेस को इंसॉल्वेंट कहते हैं, जो हम आगे अपनी डेफिनेशन में पढ़ने वाले हैं कि इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं। पर अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो इंसॉल्वेंट ऐसा बंदा है जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ही ख़राब हो गई है तो वो पैसा देगा कहाँ से? तो ऐसे कस्टमर, या तो बैड डेट किस वजह से हो सकते हैं कि वो उसके पास पैसा ही नहीं बचा, वो बैंकरप्ट हो गया, या फिर आपका उसके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए उसने बोला कि जब तक ये डिस्प्यूट नहीं होगा रिजॉल्व मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, या वो कस्टमर या डेटर जो है वो भाग गया, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, ये जो बैड डेट का अमाउंट है ना वो बिजनेस के लिए लॉस होता है। ऑब्वियसली आपको कुछ कहीं से कुछ पैसा मिलने वाला है, वो नहीं मिला, आपने माल दे दिया, एक तरह से आपने फ्री में माल दे दिया फिर तो वो आपके लिए बिजनेस का लॉस हो गया, जो प्रॉफिट को कम करता है या फिर लॉस को बढ़ाता है, और रिसीवेबल का अमाउंट भी कम कर देता है, क्योंकि रिसीवेबल तो वो अमाउंट है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। अगर वो अमाउंट आप रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो तो वो रिसीवेबल्स में भी क्लासीफाई नहीं होगा, उसको आपको रिसीवेबल से कम करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल जब हमने बिजनेस ए ने बिजनेस बी को माल बेचा था, अगर बिजनेस बी रिफ्यूजेज, मना कर देता है, या फिर वो पे कर ही नहीं पाता, उसने बोल दिया कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बी बिकम्स अ बैड डेट विच इज अ लॉस फॉर बिजनेस ए। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंसी वाला वर्ड आपने सुना होगा, ये जस्ट उसका अपोजिट है। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन या ऐसा बिजनेस जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज या सफिशिएंट एसेट्स हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। मान लो एक बिजनेस है जिसको बहुत सारे लोगों को टोटल मिला के 50,000 रुपये देने हैं। अगर उस बिजनेस के पास 50,000 रुपये से ज़्यादा के एसेट्स या रिसोर्सेज हैं, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को इजीली पे ऑफ टाइमली कर सकता है, तो उसको हम सॉल्वेंट कह देते हैं। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है। ए सॉल्वेंट पर्सन और बिजनेस इज वन दैट इज फाइनेंशियली साउंड, कि उसके पास सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल हैं एंड दैट पर्सन और बिजनेस इज कैपेबल ऑफ पेइंग ऑल इट्स डेट्स, यानी कि लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन जो हमने आगे भी लिखा हुआ है, ऑन टाइम। इन दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, अपनी देखो वो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कैसे करेगा, अपने पास कैश को यूज़ करके, अपने बैंक बैलेंस को यूज़ करके ही तो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा ना। तो अगर ये सब चीज़ें उसके पास अपनी लाइबिलिटीज़ के अमाउंट से ज़्यादा हैं, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को आराम से पे ऑन टाइम कर सकता है, तो उसको हम सॉल्वेंट कह देते हैं। बिजनेस बी हैज़ अ टोटल लाइबिलिटी ऑफ 50,000 एंड possesses
सफिशिएंट एसेट्स, अब वो एसेट्स कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, और एसेट्स हो सकते हैं आपके बिजनेस की, टू मीट दोज ऑब्लिगेशंस, देयरफॉर बिजनेस बी इज सॉल्वेंट, यानी कि वो फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली साउंड पर्सन है जिसके पास एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है। जो इंसॉल्वेंट है, अब देखो सॉल्वेंट के केस में तो बैड डेट होगा ही नहीं ना, क्योंकि उसके पास पैसा आराम अच्छा है, उसके पास एसेट्स सारी हैं जिससे कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकता है। तो सॉल्वेंट के, अगर डेटर सॉल्वेंट है, कस्टमर सॉल्वेंट है, तो उससे मिलने वाला पैसा आपका सेफ है, बैड नहीं है, वो बैड डेटर्स नहीं है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट इंसॉल्वेंट, उस केस में क्या होगा कि उसकी एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, मतलब वो अपनी सारी लाइबिलिटी को पे नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में उससे मिलने वाला जो पैसा है वो आपका बैड डेट में क्लासिफाई हो जाएगा। इंसॉल्वेंट होना किसी भी डेटर या कस्टमर का उससे मिलने वाले पैसे को बैड डेट में क्लासिफाई करवा देता है, उससे मिलने वाले रिसीवेबल को बैड डेट में क्लासिफाई करवा देता है, राइट। एन इंसॉल्वेंट पर्सन और बिजनेस इज अनेबल टू पे डेट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस व्हेन दे बिकम ड्यू। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में द लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन द एसेट ओन्ड बाय दैट पर्सन और बिजनेस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बिजनेस बी हैज़ ए टोटल लाइबिलिटी ऑफ 50,000 बट डज नॉट possess सफिशियंट एसेट टू मीट दोज ऑब्लिगेशंस। 50,000 की उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके पास अमाउंट एसेट्स ही 10,000 रुपये की हैं, तो वो पैसा नहीं दे पाएगा अपने आउटसाइडर्स को, राइट। तो उससे मिलने वाला जो पैसा था बिजनेस बी को फॉर एग्जाम्पल, वो भी बैड डेट में क्लासिफाई हो जाएगा। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एक रीजन है बैड डेट होने का। क्लियर है? ये तीनों टर्म्स हमारे रिसीवेबल से रिलेटेड थी। अब इस चैप्टर की लास्ट टर्म पे चलते हैं जिसका नाम है पेबल्स। और पेबल्स को समझना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि रिसीवेबल्स और पेबल्स में फ़र्क सिर्फ इतना है, रिसीवेबल्स में हमारे पास पैसा आने वाला था, पेबल में हमारे पास से पैसा जाने वाला है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पेबल्स आर अमाउंट्स ड्यू बाय ए बिजनेस, वहाँ पे क्या था, रिसीवेबल्स आर अमाउंट जो हमें मिलने वाला है, यहाँ पे ड्यू बाय ए बिजनेस टू एक्सटर्नल पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि क्रेडिट में आपने कुछ खरीदा है। अब वो गुड्स और सर्विसेज हो सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरी के सामान के लिए, स्टेशनरी के बिजनेस के लिए आपने स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदा, या जेरोक्स की कोई मशीन खरीदी, लेकिन क्रेडिट में खरीदी है, और आपके पास वो मटेरियल, वो गुड्स, वो सर्विस या वो मशीन आज आ गई है, लेकिन पैसा आपको फ्यूचर में देना है, इसीलिए उसको पेबल में क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है। दे रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट आपको 12 महीनों से पहले ही करना पड़ेगा, दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फ्यूचर। ठीक है। तो ये आप देखोगे रिसीवेबल्स में भी हमने ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, बस वहाँ पे पैसा आ रहा था, यहाँ पे पैसा जाने वाला है। ठीक है। ये भी ट्रेड पेबल्स भी हो सकते हैं और अदर पेबल्स भी हो सकते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, स्टेशनरी की शॉप ने और जेरोक्स, वहाँ पे जेरोक्स भी होती है, स्टेशनरी और जेरोक्स की शॉप ने कुछ स्टेशनरी का सामान क्रेडिट पे खरीदा, तो वो हमारे नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो वाला जो उसके थ्रू जो पेबल्स जनरेट हो रहे हैं उसको हम ट्रेड पेबल्स में क्लासीफाई कर देंगे। और ऐसे पेबल्स, मान लो उसने एक जेरोक्स की मशीन खरीदी, उसकी पुरानी मशीन ख़राब हो गई थी, उसने एक नई मशीन खरीदी, मशीन को खरीदना एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसीलिए उसको अदर पेबल्स में क्लासीफाई कर देंगे। पेबल्स अराइजिंग फ्रॉम द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, ये हो जाएगा हमारे ट्रेड पेबल्स। पेबल्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और एग्जाम्पल क्रेडिट परचेज ऑफ ए मशीनरी। अगर एक मशीनरी है उसको अपने क्रेडिट में खरीदा है और उसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है, तो वो हमारे अदर पेबल्स का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सिमिलर टू रिसीवेबल्स, अब ये भी क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बिल्स पेबल्स भी हो सकते हैं। इसको भी पहले हम उसी एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस बार बिजनेस ए जो हम थे, हमने माल खरीदा है बिजनेस बी से, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। फिर क्या बोलते हैं, बिजनेस बी बोलता है कि मैं 30 दिनों के बाद, एग्री कर लिया उसने, म्यूचुअली एग्री हो गया बिजनेस ए और बिजनेस बी में कि बिजनेस ए बिजनेस बी को 30 दिनों के बाद पेमेंट कर देगा।
ठीक है। 30 दिनों के बाद बिजनेस ए ने बिजनेस बी को पेमेंट कर भी दिया, तो उस 30 दिनों के पीरियड के लिए, उस 30 दिनों के टाइम पीरियड के लिए जो बिजनेस बी है वो बिजनेस ए के लिए क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि उसको हमें पैसा देना है, वो हमारा पेबल है। अब बिल्स पेबल के केस में क्या होगा, सेम, इस बार जो रिटर्न प्रॉमिस है वो बिजनेस ए ने किया है बिजनेस बी को, मैंने लिख के दिया है, यानी बिजनेस ए ने लिख के दिया है कि मैं 30 दिनों के बाद या एक स्पेसिफिक डेट पे आपको एक्स अमाउंट पे कर दूंगा। वो जब ड्यू डेट आई तो बिजनेस बी हमारे पास आया, वो रिटर्न प्रॉमिस वाला पेपर लेके, उसने वो रिटर्न प्रॉमिस वाला पेपर मुझे दिखाया और मुझसे कैश लेके चला गया। ये जो बिल है, ये जो रिटर्न प्रॉमिस है, वो मेरे लिए बिल पेबल बन जाएगा, क्योंकि उस बिल के थ्रू, उस रिटर्न प्रॉमिस के थ्रू मुझे कुछ पेमेंट करना है। अब देखो एक सिंपल सी बात करूं, एक बिल जो है वो एक बिजनेस के लिए बिल रिसीवेबल है, दूसरे के लिए बिल पेबल है। जिसके पास पैसा आने वाला है उसके लिए हो जाएगा वो बिल रिसीवेबल, जिसके पास से पैसा जाने वाला है उसके लिए वो हो जाएगा बिल पेबल। सेम वे में डेटर्स और क्रेडिटर्स भी, एक पर्सन जब बिजनेस ए ने माल बेचा था तो बिजनेस बी उसके लिए डेटर थे, जब बिजनेस ए ने माल खरीदा है तो वही बिजनेस बी जो है वो उसके लिए क्रेडिटर बन गए। इट डिपेंड्स कि ट्रांजैक्शन किस तरीके का हो रहा है, बट रिसीवेबल और पेबल में डिफरेंस बस इतना सा है, एक में पैसा आने वाला है, एक में पैसा जाने वाला है। आई होप क्लियर होगा, समझना और आसान हो जाता है क्योंकि हमने एक ही वीडियो में एक ही साथ इन दोनों टर्म्स को समझा है। आप देखेंगे तो दोनों ही डेफिनेशंस में, दोनों ही टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये एक एसेट है हमारी क्योंकि पैसा आने वाला है, शॉर्ट टर्म एसेट, दूसरी लाइबिलिटी है क्योंकि एक जगह पैसा जाने वाला है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर इसको हम समरी में समझें तो पेबल्स आर अमाउंट दैट ए बिजनेस हैज़ द ऑब्लिगेशन, राइट था रिसीवेबल्स में, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है टू पे टू एक्सटर्नल पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। पेबल्स मेनली इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्लियर? और इसी के साथ हमने इस चैप्टर की सारी टर्म्स को कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से। आई होप आपको सभी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने डिटेल में डिस्कस करना था, इसीलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमने टोटल 4 वीडियोस ली हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन लेट मी नो योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, और कुछ टर्म्स में अगर कुछ कन्फ्यूजन भी है तो मैं उन टर्म्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा विच विल किल ऑल योर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन। डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अब चलते हैं हमारे उस स्पॉट द अकाउंटिंग टर्म वाले एक एग्जाम्पल पे, जो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें हमारे पास इतने सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इसमें इन्वॉल्व होने वाली या फिर इसमें यूज़ होने वाली अकाउंटिंग टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉलम्स क्यों हैं, अकाउंटिंग टर्म 1 और अकाउंटिंग टर्म 2। यार जब ट्रांजैक्शन, जो कि शायद सेकंड या थर्ड डेफिनेशन थी, थर्ड टर्म थी इस चैप्टर की, उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में वो एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को, आइटम्स को, एलिमेंट्स को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो ट्रांजैक्शंस जो हमने लिखे हैं उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बस 2 अकाउंट वाले या 2 आइटम्स वाले ही ट्रांजैक्शंस रखे हैं। एक ट्रांजैक्शंस और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल रखा है, लेकिन कम से कम 2 टर्म्स जो हैं वो तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। हमें दोनों को आइडेंटिफाई करना है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। ठीक है, अब देखो इस 80,000, एक रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने इन्वेस्ट किए 8 लाख रुपीज़। अब आप बोलेंगे कि सर एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि कैश इन्वॉल्व है इस वाले ट्रांजैक्शन में। ठीक है, और कैश क्या होता है, एसेट में जाओ, एसेट में करंट एसेट की डेफिनेशन में जाओ, वहाँ पे आपको कैश लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कैश एक बिजनेस की करंट एसेट होता है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि इसमें एसेट और वो भी करंट एसेट इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है, देखो रोहित ने बिजनेस में पैसा डाला है, रोहित एक बिजनेसमैन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कुछ इन्वेस्ट किया है पैसे में, उस बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो
उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। आई होप यू रिमेंबर, हमने कैपिटल पढ़ा था, डेफिनेशन अपनी शायद सेकंड वीडियो में पढ़ा था हमने। तो ये अमाउंट कैपिटल, ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले कैपिटल के डेफिनेशन में जाओ और उसमें समझो कि कैपिटल को, इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्यों इम्पैक्ट हो रही है। हम क्यों कह रहे हैं कि रोहित जो अमाउंट पैसा डाल रहा है बिजनेस में उससे कैपिटल इम्पैक्ट होगी। बट यस द आंसर इज, इसमें एक तो कैपिटल इम्पैक्ट हो रही है और एक करंट एसेट इम्पैक्ट हो रही है विच इज़ कैश। दूसरा ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए और उसका पेमेंट किया है कैश में। तो सर अगेन कैश वर्ड तो आ गया, मतलब करंट एसेट तो इम्पैक्ट कर रही है, यानी करंट एसेट तो एक अकाउंटिंग टर्म है जो इसमें यूज़ आ रही है। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अगेन आप एसेट की डेफिनेशन में जाओगे, फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई होंगे, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसी एसेट है, ऐसा रिसोर्स है जो बिजनेस कंट्रोल करती है और उसका बेनिफिट 12 महीनों से ज़्यादा के लिए बिजनेस को मिलेगा, राइट। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाई हो जाएगा फर्नीचर, और करंट एसेट में कैश। फिर उसने सिमिलर एक ट्रांजैक्शन किया, उसने अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी फॉर प्रोडक्शन, पेमेंट मेड इन कैश। तो देखो कैश तो हो ही रहा है, फिक्स्ड एसेट जैसे पहले में फर्नीचर था, इस बार फिक्स्ड एसेट में मशीनरी आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट मशीनरी, करंट एसेट कैश। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसने कुछ गुड्स खरीदे हैं फॉर रीसेल एंड पेमेंट मेड इन कैश। तो सर कैश तो हर जगह यूज आ रहा है, कैश ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज आती है, तो कैश तो यूज़ हो ही रहा है, यानी करंट एसेट तो इन्वॉल्व हो ही रही है इसके अंदर अकाउंटिंग टर्म। गुड्स परचेज किए हैं, अब आप परचेज की डेफिनेशन में जाओ, सिर्फ वही परचेजेस क्लासिफाई होती हैं परचेज में जिसमें बिजनेस डील करती है और जिसको हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। तो सर इसमें परचेज अकाउंटिंग टर्म यूज़ हो रही है और एक करंट एसेट यानी कैश यूज़ हो रहा है। बिल्कुल सही है जी, आपका गैस बिल्कुल सही है, आप पूरी तरह समझ चुके हैं इस चैप्टर को। फिर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स। सर ये सिमिलर सा लग रहा है बट डिफरेंस इतना है कि पिछले वाले ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व था, हमने कैश दे दिया था सप्लायर को, लेकिन यहाँ पे हमने क्रेडिट में माल खरीदा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो हमने एक टर्म तो परचेज है ही, जो परचेज पिछले वाले ट्रांजैक्शन में भी आ रही थी। दूसरी जो टर्म है वो तो हमने आज की वीडियो में ही पढ़ी है कि हमने क्रेडिट में कोई माल खरीदा है और उसका पेमेंट होना बाकी है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा पेबल्स हो गया, ठीक है। तो इसमें परचेजेस और करंट लाइबिलिटीज़, पेबल्स जो है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और वो भी पेबल्स वाली जो हमने आज ही पढ़ी है, ठीक है। फिर हमने गुड्स बेचे टू सुरेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो गुड्स बेचे हैं, जैसे पिछले वाले में खरीदे थे अब बेचे हैं, तो ये सेल्स में क्लासिफाई हो जाएगा। एक अकाउंटिंग टर्म तो सेल्स हो गई सर, हमें समझ में आ गया। दूसरी क्रेडिट पे बेचा है, तो पिछले वाले में क्रेडिट पे खरीदा था तो पेबल था, करंट लाइबिलिटीज़ थी। अब सर ये करंट एसेट्स बन जाएंगे हमारी, क्योंकि इससे हमें पैसा मिलने वाला है, ये रिसीवेबल्स हैं। तो पहली अकाउंटिंग टर्म हो गई हमारी सेल, दूसरी हो गई हमारी करंट एसेट्स रिसीवेबल्स, बिल्कुल सही है जी। गुड्स रिटर्न्ड बाय सुरेश, हमने 55,000 का उसको पहले माल बेचा था, उसमें से 5,000 रुपीज़ हमारे 5,000 रुपीज़ का माल उसने वापस भेज दिया। हो सकता है कुछ ख़राब हो या फिर हमने ज़्यादा बेच दिया हो गलती से, तो उसने वापस कर दिया। तो सर पहले हमने सेल्स की थी, सेल्स अब रिटर्न होके आ रही है, तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंटिंग टर्म को इम्पैक्ट कर रहा है। और सेल्स रिटर्न को और क्या बोलते हैं, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, यानी कि हमारे पास माल आ रहा है, रिटर्न होके आ रहा है, इसलिए इनवर्ड वर्ड का यूज हो जाता है। तो सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कह देते हैं। तो यस, इसमें एक अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है सेल्स रिटर्न। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें करंट एसेट्स रिसीवेबल्स क्यों इंपैक्ट हो रहा है। बेटा इसलिए हो रहा है, पहले आपके पास 55,000 के करंट एसेट यानी रिसीवेबल्स का बैलेंस खड़ा था ये जब ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन जब उसने 55,000 में से 5,000 रुपीज़ का माल आपको वापस कर दिया, तो जो 55,000 रुपये आपको मिलने वाले थे अब उसमें से सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही मिलेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये का तो उसने माल वापस भेज दिया। इसीलिए इस अकाउंटिंग टर्म में करंट एसेट यानी रिसीवेबल्स भी इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ इन कैश, सर सैलरी तो एक खर्चा है बिजनेस के लिए, तो ये एक्सपेंस में क्लासिफाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और कैश तो है यानी कि करंट एसेट कैश।
तो ये एक्सपेंसेस में क्लासीफाई होगा, सैलरीज और करंट एसेट कैश। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास रेंट पेड फॉर शॉप। अगेन ये भी एक खर्चा है, तो ये एक्सपेंस में क्लासीफाई हो जाएगा। जैसे ऊपर था एक्सपेंसेस सैलरीज, ये था एक्सपेंसेस रेंट, और अगेन ये कैश में पेमेंट हुआ है, तो करंट एसेट कैश तो इम्पैक्ट हो ही रहा है। ठीक है, ओके जी। अब नया ट्रांजैक्शन जो दूसरा वाला है वो अच्छा है, कैश विदड्रॉन बाय ओनर्स फॉर पर्सनल यूज़ 10,000 रुपीज़। देखो जब रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया था उसने 8 लाख रुपए डाले थे उस बिजनेस में, कैपिटल डाली थी। कैपिटल के साथ ही हमने एक और टर्म पढ़ी थी जो थी ड्राइंग। और ड्राइंग किसे कहते हैं, जब बिजनेसमैन या ओनर बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है। ठीक है, तो ये वही 10,000 रुपये हैं जो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, यानी इसमें ड्राइंग्स अकाउंटिंग टर्म का यूज़ हो रहा है और करंट एसेट कैश तो यूज़ आ ही रही है क्योंकि उसने पैसा निकाला है, बिजनेस में से पैसा कम हो गया 10,000 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश अगेंस्ट क्रेडिट सेल। देखो 50,000 रुपीज़ हमने सुरेश को 55,000 बेचा था, 5,000 उसने रिटर्न कर दिया, बाकी का 50,000 हमारे पास वापस आ गया। तो जब वापस आया मतलब एक तो उसने करंट एसेट कैश को इम्पैक्ट किया, हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन जो 50,000 रुपीज़ हमारे रिसीवेबल्स के बैलेंस में खड़े थे वो अब खत्म हो जाएंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक्चुअल में कैश आ गया है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों टर्म्स यूज़ हुई हैं। फिर अमाउंट पेड टू मोहन ट्रेडर्स 80,000 रुपीज़। देखो 80,000 आपने यहाँ खरीदा था मोहन से, क्रेडिट में माल खरीदा था आपने, उसको अब पेमेंट किया है। ठीक है, तो इससे करने से पेमेंट करने से क्या होगा, आपके पास से कैश जाएगा तो कैश यानी करंट एसेट यूज़ हो रही है, और जो पेबल्स यहाँ पे आपने यूज़ किए थे करंट लाइबिलिटीज़ में वो भी इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि अब उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। 80,000 का बैलेंस था, उसमें आपने 80,000 पेमेंट कर दिया, कैश कम हो गया और लाइबिलिटीज़ भी खत्म हो गई। करंट एसेट कैश भी इंपैक्ट हो रहा है और करंट लाइबिलिटीज़ पेबल भी इंपैक्ट हो रही है। ठीक है, एक डेटर था आपके पास 10,000 रुपीज़, पहले से था डेटर, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे जो था वो अमाउंट अब 10,000 रुपये आपको मिलेगा नहीं। तो सर ये हुआ बैड डेट वाला एग्जाम्पल जो हमने आज की ही वीडियो में पढ़ा है, और वो क्यों हुआ है, क्योंकि डेटर जो है हमारा इंसॉल्वेंट हो गया था। अब आप उसकी डेफिनेशन में जाएंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि जो बैड डेट है वो एक बिजनेस के लॉस को भी इम्पैक्ट करता है और रिसीवेबल के बैलेंस को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अभी तक ये 10,000 रुपये का बैलेंस आपके रिसीवेबल्स के बैलेंस में था, अब वो बैड डेट हो गया है तो आपको रिसीवेबल्स का बैलेंस भी 10,000 रुपीज़ से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आपको पैसा मिलने ही नहीं वाला है फ्यूचर में, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, तो उसको हम रिसीवेबल्स में नहीं रख सकते उस अमाउंट को। ठीक है, तो वो बैड डेट और करंट एसेट दोनों चीज़ें इंपैक्ट हो रही हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा रेंट रिसीव्ड इन कैश बाय द बिजनेस ऑन अ लेट आउट प्रॉपर्टी। बिजनेस के पास एक उसकी बिल्डिंग थी, एक ऑफिस था, उसने उसको रेंट पे दे दिया, उससे रेंट इनकम हुई है। क्या होगा ये, सेल्स? नहीं सर, सेल्स तो नहीं होगी, क्योंकि सेल्स में तो हम सिर्फ उसी गुड्स या सर्विसेज के थ्रू जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो उसको कंसीडर करते हैं जो हमारे नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है। ये तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, ये रेवेन्यू में तो कंसीडर हो सकता है, सेल्स में कंसीडर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही समझा आपने, ये रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से जाइए सेल्स और रेवेन्यू की डेफिनेशन को पढ़ना, वहाँ पे आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर हो जाएगा। सेल्स हमारे नॉर्मल बिजनेस से होने वाली हमारे पास अर्निंग थी, और रेवेन्यू में नॉर्मल बिजनेस यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दोनों की अर्निंग को कंसीडर किया जाता है। ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए ये सेल्स में नहीं रेवेन्यू में काउंट होगा। और जब हमारे पास पैसा आया है तो करंट एसेट यानी कैश इंपैक्ट हुई है। तो इस तरीके से हमें अकाउंटिंग टर्म को आइडेंटिफाई करना है हर एक ट्रांजैक्शन में। आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसमें भी आप कुछ एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हैं, वहाँ पे आंसर को बिना देखे पहले क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि उसमें कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म यूज़ हुई है। आपको सारी समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई है डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। ठीक है, ओके। फाइनल चीज़ जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 आइटम्स और एलिमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, और यही चीज़ हमने अपने ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है।
अब फाइनली हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ ना, इस चैप्टर में हमने डेफिनेशन के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने बस बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं उनको समझा है, उनके मीनिंग समझे हैं, उनके डेफिनेशन समझे हैं, उनके टाइप्स और सब टाइप्स समझे हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आ सकते हैं। 1 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, उससे ज़्यादा का भी आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस इतना है, 1 मार्क के लिए आपको आंसर 1 या 2 लाइन में देना है, जो ऑलमोस्ट सभी अकाउंटिंग टर्म्स की हमने समरी लाइन जो पढ़ी थी ऊपर ही ऊपर, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर हर अकाउंटिंग टर्म की मीनिंग फर्स्ट या सेकंड लाइन जो हमने डिस्कस करी थी वो 1 मार्क के लिए सफिशिएंट रहेगा। 3 मार्क का अगर आता है तो आपको 3-4 लाइन में एग्जाम आंसर देना पड़ेगा, 1-2 एग्जाम्पल्स लिखने पड़ सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा का आता है तो आपको डिटेल में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एसेट्स के बारे में पूछता है इन अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो आपको एसेट की डेफिनेशन बतानी है, एसेट का क्लासिफिकेशन बताना है कि ये 3 तरह की होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तीनों की 2-2 लाइंस में डेफिनेशन लिखनी है और कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। कोई अलग तरह का क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर से एग्ज़ाम में। ये चैप्टर आई कैन से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, इसीलिए हमने 4 वीडियोज़ लगा दी इस चैप्टर को समझने के लिए। बट फिर भी एक नज़र मारते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। वो पूछ सकता है कि आप कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को डिफाइन करो। वो पूछ सकता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, इनको आप 2-2 लाइंस में आप उसका आंसर दे सकते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या क्या होते हैं, जो हमने आज की ही वीडियो में पढ़ा था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। डिफरेंस वो आपसे पूछ सकता है कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, कि सर एक 12 महीनों से ज़्यादा के लिए बिजनेस में रहती है, एक 12 महीनों से कम के लिए बिजनेस में रहती है। एक को हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, एक को हम उसका पर्पज़ होता है कि उसको हम रीसेल ना करें, वो बिज़नेस में यूज़ के लिए ख़रीदते हैं। वो आप जब रेफ़र करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ड्राइंग्स एंड कैपिटल को डिफाइन करो। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इनकी डेफिनेशन 1-2 लाइन में ख़त्म हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, जो हमने आज ही पढ़ा। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन, कि सर गेन तो होता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, और प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दोनों ही क्लासीफाई होती हैं, ये आपको डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी। डिफाइन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, जो हमने डिटेल में एक टेबल में डिस्कस किया था डिफरेंस को, कि ये ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट और ये रिबेट्स, इन तीनों में ये डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर बैड डेट्स, स्टेट एनी 2 रीजंस, कि सर वो भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ, इस तरह के रीजंस आप मेंशन कर सकते हैं। डिफाइंस बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल, जो हमने आज ही पढ़ा। एक ऐसा रिटर्न प्रॉमिस है जिसके थ्रू हमारे पास पैसा आना है, एक ऐसा रिटर्न प्रॉमिस है जिसके थ्रू हमारे पास से पैसा जाना है। सिंपल। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ सकता है, कंटेंट वही रहेगा यार, बस आपको थोड़ा सा डिटेल में उसका आंसर देना पड़ेगा। हो सकता है वो आपसे 2 डेफिनेशन की जगह 4 डेफिनेशन पूछ ले, एग्जाम्पल्स और डिफरेंस साथ में एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, लेकिन कंटेंट वही रहेगा। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, देखो मीनिंग भी आ गया, क्लासिफिकेशन भी आ गया, ऑफ एसेट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस। देखो 4 चीज़ें पूछ ली, आप 2-2, 3-3 लाइन्स भी अगर हर में लिखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पूरा एक पेज भर जाएगा, और उसमें एग्जाम्पल्स भी डालने पड़ेंगे आपको। तो ये मैंने बोला था ना, कंटेंट वही है, या तो वो आपसे ज़्यादा चीज़ों के डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर आपसे एक ही आइटम पकड़ के कोई बड़ा आइटम, एसेट, रिसीट, एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटीज़, कोई बड़ा आइटम पकड़ के उसका पूरा डिटेल लिखने के लिए कह सकता है आपसे। डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ विद एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया था कि एक आइटम पकड़ लिया, पूरा एक्सप्लेन करो उसको। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं, बट अगेन आई वुड से ये चैप्टर आगे के चैप्टर्स को का बेस बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। डोंट टेक इट लाइटली, इसको आप अदर वेज में ना लें कि सर ने बोला है कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये यूज़फुल नहीं है। ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा है।
इसके बिना आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को समझ ही नहीं सकते जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को। Thanks for watching this video. Don't forget to like and share this with your friends, and do subscribe the channel, press the bell icon for latest update. Till the next video, bye bye.